हेमकुंठ नगर का राजकुमार वीरभद्र जिस दिन पूरे 20 वर्ष का हुआ, उस दिन उसके पिताजी ने उसे बुलाकर कहा, राजकुमार वीरभद्र, आज तुम पूरे 20 वर्ष के हो गए हो और हमारी खानदानी परंपरा के अनुसार राजवंश का कोई भी आदमी जब पूरे 20 वर्ष का हो जाता है तो उसे भूल भुलैया वन में जाकर कुल देवी के मंदिर में उसके दर्शन करने होते हैं और कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। इसीलिए तुम्हें भी कुल देवी के दर्शनों के लिए जाना होगा। ठीक है पिताजी महाराज, मैं कुल देवी के दर्शन के लिए भूल भुलैया वन में जरूर जाऊंगा। अपने पिता से आज्ञा लेकर जब राजकुमार भूल भुलैया वन की तरफ जाने लगा तब महाराज ने कहा, राजकुमार, वन में पहुंचकर एक बात का ख्याल रखना, हर हालत में रात होने से पहले ही तुम्हें भूल भुलैया वन से बाहर निकल आना है। ऐसा क्यों पिताजी महाराज? ऐसा इसलिए बेटा कि भूल भुलैया वन इतना बीहड़ और घना है कि उसमें सूरज की किरणें भी बड़ी ही मुश्किल से पहुंचती हैं। इसीलिए दिन में भी उस वन में अंधेरा सा छाया रहता है। रात होने पर तो उस वन में हाथ को भी हाथ सुझाई नहीं देता। अक्सर रात के समय राहगीर उस वन में रास्ता भूल जाते हैं। इसीलिए उस वन का नाम भूल भुलैया वन रखा गया है। अच्छा हुआ पिताजी महाराज जो आपने इस बारे में मुझे बता दिया। मैं रात होने से पहले ही उस वन से बाहर निकल आऊंगा। इसके बाद राजकुमार कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर भूल भुलैया वन में जा पहुंचा। उसने वहां पर कुल देवी के मंदिर में जाकर कुल देवी को प्रणाम किया और कुल देवी का आशीर्वाद लेकर वो वापिस मंदिर से बाहर आया। जब वह कुल देवी के मंदिर से बाहर निकला तो शाम हो चुकी थी। वह सोचने लगा कि इससे पहले की रात हो जाए मुझे पिताजी की बात मानते हुए इस वन से बाहर निकल जाना चाहिए। वह अपने सैनिकों के साथ वन से बाहर की ओर चल दिया कि तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही सुंदर हिरन दिखाई दिया। उस हिरन को देखकर राजकुमार कहने लगा, वाह कितना सुंदर और हिष्ट पुष्ट हिरन है, मुझे इसका शिकार अवश्य ही करना चाहिए। ये सोचकर अगले ही पल उसने अपना घोड़ा हिरन के पीछे लगा दिया। लेकिन हिरन की दौड़ ऐसी थी कि वो बड़ी ही तीव्र गति से आगे आगे दौड़ने लगा और राजकुमार उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। काफी देर तक हिरन का पीछा करने के बाद अचानक हिरन झाड़ियों में कहीं गुम हो गया और वह राजकुमार की आंखों से ओंझल हो गया। तभी राजकुमार को ध्यान आया कि अब रात हो चुकी थी। दूसरी तरफ राजकुमार के सैनिक उसका इंतजार करते करते अब परेशान हो चुके थे। एक सैनिक ने दूसरे से कहा, रात होने वाली है, अभी तक राजकुमार वापस नहीं लौटे। जबकि राजकुमार अब सचमुच वन में रास्ता भटक चुका था। धीरे धीरे रात घिर आई। राजकुमार के मन में अब पछतावा होने लगा। वह सोचने लगा, अब मेरा इस वन से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। आज की रात तो मुझे इस वन में ही गुजारनी होगी। दूसरी तरफ वे सैनिक सोच रहे थे कि जिस बात का डर था वही हुआ। रात हो गई और हम इस वन से बाहर नहीं निकल सके। पता नहीं राजकुमार वीरभद्र भी इस समय कहां पर होंगे, कहीं उन पर कोई मुसीबत तो नहीं आ पड़ी। अब कुछ भी हो, इस घोर अंधकार में हम उनको नहीं खोज सकते। हाँ, अब तो सुबह होने पर ही राजकुमार को वन में खोजना होगा। इधर वन में भटकता हुआ राजकुमार एक पेड़ के नीचे जा बैठा और अब उसके मन में पछतावा हो रहा था कि क्यों वो हिरन के पीछे भागा चला आया। अभी राजकुमार के मन में ये सोच विचार चल ही रहे थे कि तभी सामने से उसे दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उन दोनों के हाथों में दो जलती हुई मशालें थी। उन्हें देखकर राजकुमार बुरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं पर ये लोग कोई डाकू लुटेरे तो नहीं। अगर इन लोगों को ये पता चल गया कि मैं एक राजकुमार हूँ तो ये अवश्य ही मेरे साथ लूटपाट करेंगे। इससे पहले कि राजकुमार कुछ और कर पाता, वे दोनों लोग राजकुमार के बिल्कुल नजदीक आ गए और पूछने लगे, कौन हो तुम भाई? वीरभद्र उन लोगों को अपना वास्तविक परिचय नहीं देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इन लोगों को पता चले कि वो राजवंश से है। वीरभद्र ने कहा, मेरा नाम वीरभद्र है, मैं हेमकुंठ नगर की सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य करता हूँ। यहाँ से गुजरते हुए मैं इस वन में ही भटक गया। ये सुनकर उनमें से एक आदमी कहने लगा, वीरभद्र भाई, इस वन में रुककर तो तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। भाई, असल बात यह है कि इस वन में बहुत ही खूंखार जंगली जानवर रहते हैं। उन्हें तुम्हारी झलक भी मिल गई तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखो भाई, मेरा नाम राघव है और ये मेरा मित्र सरजू है। हम दोनों भूल भुलैया वन के ही नजदीक वाले गांव माधवगढ़ में रहते हैं। यदि तुम ठीक समझो तो हमारे साथ चलो। रात तुम हमारी झोपड़ी में ही गुजार लेना और सुबह होने पर हेमकुंठ नगर चले जाना। राजकुमार सोचने लगा, ये लोग तो ठीक कह रहे हैं, मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। यदि मैं यहीं पर रहूंगा तो ना जाने कौन सा जंगली जानवर मुझ पर हमला कर दे। और उसके बाद वीरभद्र भी उन दोनों के साथ साथ चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद राजकुमार ने उनसे पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई भाई, तुम दोनों इतनी रात को सारी सच्चाई जानते हुए भी इस खतरनाक वन में क्या कर रहे थे? उनमें से एक ने कहा, भाई, पास के ही एक गांव में हमारे एक मित्र का विवाह समारोह था और हम उसी में शामिल होने के लिए गए थे। अब हम अपने गांव वापस लौट रहे थे कि रात इसी वन में हो गई। जंगली जानवर आग से दूर भागते हैं, इसीलिए हम जलती मशाले लिए हुए हैं। राघव और सरजू को वन में सारे रास्तों के बारे में जानकारी थी, इसीलिए जल्दी ही वे वन को पार करके बाहर निकल आए और अपने गांव माधवगढ़ में पहुंच गए। इधर राजमहल में राजा कौशलेंद्र बुरी तरह से परेशान थे। वे महारानी से कहने लगे, महारानी, राजकुमार वीरभद्र अभी तक भूल भुलैया वन से वापस नहीं लौटा, कहीं वह वन में किसी संकट में तो नहीं फंस गया? शुभ शुभ बोलिए महाराज, ऐसी बातें मत कीजिए।
इधर वीरभद्र ने राघव और सरजू के साथ जब माधवगढ़ गांव में प्रवेश किया तब सरजू कहने लगा, राघव तुम्हारा घर तो अब आ गया, अब मैं चलता हूँ, लेकिन वीरभद्र का क्या होगा? वीरभद्र की तुम चिंता ना करो सरजू, इसे मैं अपनी झोपड़ी में ठहरा लूंगा। उन दोनों से विदा लेकर सरजू आगे बढ़ गया और उसके बाद राघव ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया कि तभी अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, अभी आती हूँ भैया। अगले ही पल झोपड़ी का द्वार खुला। वीरभद्र एकटक उस लड़की को देखता रहा। तब राघव ने कहा, वीरभद्र ये मेरी छोटी बहन तेजी माला है। राघव वीरभद्र को लेकर झोपड़ी में आ पहुंचा और तब उसने वीरभद्र से कहा, भाई तुम्हें भूख तो लगी होगी। हाँ भाई भूख तो लगी है। तेजी माला जल्दी से मेहमान के लिए खाना बना दो। ठीक है भैया, मैं अभी खाना तैयार करती हूँ। असल बात यह थी कि वीरभद्र तेजी माला को देखते ही उससे प्रेम करने लगा था। तेजी माला के रूप का जादू वीरभद्र पर पूरी तरह से चल चुका था। खाना खा लेने के बाद राघव ने वीरभद्र से कहा, वीरभद्र झोपड़ी के बाहर चबूतरे पर मैंने तुम्हारी चारपाई बिछा दी है। वीरभद्र का शरीर थकान से चूर हो चुका था, इसीलिए चारपाई पर लेटते ही जल्दी ही उसे गहरी नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो तेजी माला राघव से कह रही थी, भैया मैं नदी पर नहाने और पानी भरने के लिए जा रही हूँ। ठीक है तेजी माला, नदी से जल्दी लौट आना। इसके बाद झोपड़ी से निकलकर तेजी माला हाथ में एक घड़ा लिए हुए नदी की ओर बढ़ गई। तभी राघव झोपड़ी से बाहर निकला और वीरभद्र से कहने लगा, देखो भाई मैं जरा सरजू के पास होकर आता हूँ, तब तक तुम कुल्ला दातुन कर लो। जब राघव वहां से चला गया, राघव के जाते ही सैनिकों की एक टुकड़ी वीरभद्र को ढूंढती हुई माधवगढ़ में आ पहुंची और वे राजकुमार के पास आए। कहने लगे, राजकुमार आप यहाँ पर? हम तो आपको वहाँ जंगल में खोज रहे थे। देखो मैं रास्ता भटक कर यहाँ पर आ गया था। तुम लोग ऐसा करो, तुरंत महल वापस लौट जाओ। कुछ देर के बाद मैं तुमसे आ मिलूंगा, तब हम सभी अपने राज्य की ओर चलेंगे। सैनिकों की वो टुकड़ी वापस लौट गई। कुछ देर के बाद जब राघव वापस लौटा तो वीरभद्र कहने लगा, अच्छा राघव भाई अब मुझे विदा दीजिए। बिना कुछ खाए पिए तुम कैसे जा सकते हो भाई? नहीं राघव, इस समय मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तुम मुझे एक बात तो बताओ, तुम यहाँ पर गाँव में रहकर क्या काम धाम करते हो? क्या काम धाम करूंगा वीरभद्र, मेरे पास जमीन तो है नहीं जो खेती बाड़ी करूं। गांव के जमींदार के यहाँ पर चाकरी करके जैसे तैसे अपना और अपनी बहन का पेट पालता हूँ। राघव तुम ऐसा करो कि तुम मेरे पास हेमकुंठ नगर में आ जाओ। वो किस लिए मित्र? मैं वहाँ पर तुम्हें सेना में भर्ती करवा दूंगा। सेना में मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। इसके बाद राजकुमार वीरभद्र ने अपनी एक अंगूठी निकालकर राघव को देते हुए कहा, राघव मैं हेमकुंठ नगर के महल में एक कक्ष में रहता हूँ। महल में पहुंचकर तुम ये अंगूठी पहरेदारों को दिखा देना, वे तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। इसके बाद वीरभद्र ने राघव से विदा ली। कुछ दूर जाने के बाद वीरभद्र मन में सोचने लगा, काश चलते चलते तेजी माला की एक झलक देख पाता। कि तभी तेजी माला वहां पर नदी से पानी भरकर वापस लौट रही थी। उसे देखते ही तेजी माला कहने लगी, परदेसी तुम जा रहे हो? हाँ तेजी माला, परंतु जाते जाते मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा भाई कुछ दिनों के बाद मुझसे मिलने हेमकुंठ नगर में मेरे पास आएगा। क्या तुम अपने भाई के साथ हेमकुंठ नगर आ सकती हो? वो किस लिए परदेसी? तेजी माला तुम्हें मेरी खातिर वहाँ पर आना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर तेजी माला जैसे शर्मा गई। तब राजकुमार कहने लगा, तो तेजी माला मैं क्या समझूं, तुम अपने भाई के साथ हेमकुंठ नगर आओगी? हाँ मैं आऊंगी। ये कहकर तेजी माला शर्माते हुए वहां से चली गई। इसके बाद राजकुमार जल्दी से जल्दी अपने सैनिकों से जा मिला और वापस राजमहल की तरफ लौट गया। महल लौटकर राजकुमार ने अपने माता पिता को जंगल में घटी सारी घटना विस्तार पूर्वक बताई। इस घटना को अब पूरा 1 महीना बीत गया था। राजकुमार सोचने लगा, माधवगढ़ से आए हुए मुझे 1 माह बीत गया है, परंतु राघव अभी तक तेजी माला के साथ हेमकुंठ नगर नहीं आया। इसका क्या कारण हो सकता है? इधर माधवगढ़ में एक दिन राघव ने अपनी बहन से कहा, तेजी माला मैं कुछ दिनों के लिए हेमकुंठ नगर जा रहा हूँ। भैया मैं भी हेमकुंठ नगर जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? मैंने आज तक कभी कोई नगर नहीं देखा, मैं भी देखना चाहती हूँ कि नगर कैसे होते हैं। ठीक है तेजी माला, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। तब दोनों भाई बहन तैयार होकर हेमकुंठ नगर की ओर चल दिए। हेमकुंठ नगर पहुंचकर जब राघव ने महल के पहरेदारों को वीरभद्र की दी हुई अंगूठी दिखाई और ये कहा कि हमें वीरभद्र से मिलना है, पहरेदार मन में सोचने लगा, कौन है ये गवार आदमी जो राजकुमार का नाम इतनी अभद्रता के साथ ले रहा है? खैर कोई भी हो, लेकिन राजकुमार की अंगूठी इसके पास है, जरूर संकट के समय इसने राजकुमार की कभी सहायता की होगी। ये सोचकर पहरेदार ने राघव और तेजी माला को राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया। उन दोनों को अतिथि गृह में ठहराकर पहरेदार वीरभद्र के पास गया। राजकुमार, गांव का कोई आदमी आपकी अंगूठी लेकर आया है। ओह, ये अंगूठी तो मैंने राघव को दी थी, तो क्या राघव हेमकुंठ नगर आ पहुंचा? कहाँ पर है वे? मैंने उन दोनों को राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया है राजकुमार, ये तुमने ठीक किया। राजकुमार वीरभद्र उसी समय अतिथि गृह में गया। राघव और उसकी बहन तेजी माला को देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने राघव को अपने गले से लगा लिया। तब राघव कहने लगा, वीरभद्र तुम्हारे कहे के मुताबिक मैं यहाँ पर आ गया हूँ।
अब तुम सेना में मेरी नौकरी लगवा दोगे ना? राघव, मैंने तुम्हें यहाँ पर सेना में नौकरी लगवाने के लिए नहीं बल्कि अपना रिश्तेदार बनाने के लिए बुलवाया है। मैं कुछ समझा नहीं वीरभद्र। तो सुनो राघव, मैं तुम्हारी बहन तेजीमाला के साथ विवाह करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो वीरभद्र? कहाँ तुम और कहाँ मैं? राघव, इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें इस विवाह से कोई आपत्ति तो नहीं? मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है? तुम जैसा बहनोई पाकर तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। राघव, अब मैं तुम्हें एक सच्चाई और बताने जा रहा हूँ। मैं हेमकुंठ नगर की सेना में काम करने वाला एक साधारण सैनिक नहीं बल्कि हेमकुंठ नगर का राजकुमार हूँ। ये बात सुनकर दोनों भाई बहन हैरान रह गए। तब राघव कहने लगा, ओह, तब ये विवाह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिताजी महाराज हम जैसे मामूली लोगों के साथ भला संबंध कैसे बना सकते हैं? इसकी चिंता तुम मत करो राघव, मैं इस बारे में अपने पिताजी महाराज से बात करके उन्हें विवाह के लिए राजी कर लूंगा। इसके बाद राजकुमार वहां से चला गया। राजकुमार उसी समय अपने पिताजी महाराज यानी कौशलेंद्र के कक्ष में जा पहुंचा। पिताजी महाराज, आपने मुझे बुलाया है? वीरभद्र, हमने सुना है आज राजकीय अतिथि गृह में तुमने 2 लोगों को ठहराया है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है पिताजी। वे कौन लोग हैं? पिताजी महाराज, उन लोगों के घर पर रहकर ही मैंने वो रात गुजारी थी जब कुल देवी के दर्शन करने के लिए मैं भूल भुलैया वन में गया था। अच्छा, तो ये वे लोग हैं। इन्हें अतिथि गृह में ठहराने की क्या आवश्यकता थी? पुरस्कार के रूप में थोड़ा धन देकर इन्हें यहाँ से विदा कर देना चाहिए था। पिताजी महाराज, राघव ने बुरे समय में मेरी सहायता की थी और उसका एहसान मैं धन देकर कैसे उतार सकता था? तब तुमने क्या सोचा है? राघव की बहन तेजीमाला भी उसके साथ ही आई है। मैं तेजीमाला के साथ विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर महाराज को क्रोध आ गया। वो कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? राजवंश में एक साधारण और गरीब परिवार की लड़की बहू बनकर कैसे आ सकती है? ये हमारी शान के खिलाफ है। कुछ भी हो पिताजी, मैं राघव को ये वचन दे चुका हूँ, अब तो ये विवाह होकर ही रहेगा। खामोश राजकुमार, तुम बहुत बोलने लगे हो। तुम उस मामूली लड़की के प्रेम में पड़कर हमारे खानदान की नाक कटवाना चाहते हो। पिताजी महाराज, इस समय आपको क्रोध आ रहा है, इसीलिए बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वीरभद्र कमरे से बाहर निकल गया। ये देखकर महाराज सोचने लगे, अरे वीरभद्र की इतनी हिम्मत, वह हमारी आज्ञा नहीं मानेगा। वीरभद्र अपने कमरे में आकर उदास हो गया। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद उसके मन में ये विचार आया कि आज पिताजी महाराज के सामने मैंने बहुत ही बदतमीजी से बात की है। गुस्से में आकर मुझे वहां से नहीं निकलना चाहिए था, बल्कि ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था। मुझे इसी समय जाकर महाराज से अपनी उस बदतमीजी के लिए माफी मांगनी चाहिए और विनम्रता पूर्वक अपने और तेजीमाला के बारे में बात करनी चाहिए। ये सोचकर वह उसी समय महाराज के कमरे की ओर चल दिया। जब वह कमरे के पास पहुंचा तो उसने महाराज को किसी से बातें करते हुए सुना। वह चुपचाप अंदर झांकने लगा और छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। उसने देखा कि महाराज एक जल्लाद से बातें कर रहे थे। वीरभद्र कमरे के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। महाराज ने उस जल्लाद से कहा, भुजबल, महल के राजकीय अतिथि गृह में राघव और उसकी बहन तेजीमाला नाम के 2 भाई बहन आकर ठहरे हैं। हम चाहते हैं कि आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो। तुम उन दोनों को मौत के घाट उतारकर उनकी लाशों को ठिकाने लगा दो। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। राजकुमार ने जब ये सुना तो वो हक्का बक्का रह गया कि उसके पिताजी ऐसा काम भी कर सकते हैं कि वो निर्दोष राघव और उसकी बहन की हत्या भी करवा सकते हैं। राजकुमार वहां से सीधा अतिथि गृह में जा पहुंचा। राघव ने कहा, राजकुमार, आप कुछ परेशान से लगते हैं। राघव, समय कम है, मैं तुम्हें जैसा भी कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। सबसे पहले हमें यहाँ से दूर निकलना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद वीरभद्र उन दोनों को कमरे में बने हुए एक गुप्त दरवाजे में ले गया। उसने वो गुप्त दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर सुरंग नुमा एक रास्ता बना हुआ था। वे सभी गुप्त दरवाजे से होते हुए उस सुरंग में दाखिल हो गए। इस सुरंग का दूसरा मुंह राजमहल से बहुत दूर जाकर एक अनजान स्थान पर खुलता था। जब वे लोग सुरंग के दूसरे सिरे पर बाहर निकले, वहां पर 2 घोड़े बंधे हुए थे। राजकुमार ने कहा, राघव, तुम अपनी बहन के साथ एक घोड़े पर सवार हो जाओ। इसके बाद वे सभी घोड़ों पर सवार होकर तेज गति से वहां से दौड़ते चले गए। इधर अतिथि गृह का एक सेवक महाराज के पास आया और कहने लगा, महाराज, जिस कक्ष में राघव और तेजीमाला ठहरे हुए थे वे उस कक्ष में नहीं है और साथ ही उस कक्ष का गुप्त दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्या? लेकिन उस गुप्त दरवाजे के बारे में उन्हें कैसे पता चला? उस दरवाजे के बारे में तो केवल राजवंश के लोगों को ही पता है। महाराज, कुछ देर पहले राजकुमार वीरभद्र उनके कक्ष में गए थे। शायद राजकुमार ने ही उन लोगों को गुप्त दरवाजे के बारे में बताया होगा। दूसरी ओर राघव, वीरभद्र और उसकी बहन अब काफी दूर निकल आए थे। तब राघव ने पूछा, राजकुमार, कम से कम हमें पता तो चले कि हम किस लिए भागकर यहाँ पर आए हैं। राघव, पिताजी महाराज आज की रात तुम्हें और तेजीमाला को मरवा देना चाहते थे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं वीरभद्र? हाँ, समय रहते मुझे उनके इस षड्यंत्र की भनक लग गई थी, इसीलिए मैं तुम लोगों को महल से लेकर दूर निकल आया हूँ। लेकिन राजकुमार, इस प्रकार भागकर हम जाएंगे कहाँ? कहीं जाकर पहले मैं तेजीमाला के साथ विवाह करूंगा,
उसके बाद हम हेमकुंठ नगर वापस लौट आएंगे। एक बार विवाह हो जाने के बाद पिताजी महाराज का क्रोध अवश्य ही ठंडा पड़ जाएगा। सारी सच्चाई जानने के बाद तेजीमाला और राघव दोनों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु वे इस बात से खुश भी थे कि वीरभद्र के कारण उन दोनों की जान बच गई। थोड़ा चलने के बाद वे अपने राज्य की अंतिम सीमा के पास आ पहुंचे, जहां पर घनघोर जंगल था। जब वह जंगल में दाखिल हुए तब तक दिन ढल चुका था। राजकुमार वीरभद्र को कुछ ही दूरी पर एक तंबू दिखाई दिया। अपने राज्य की सीमा पर इस तरह से तंबू गड़ा हुआ देखकर राजकुमार के मन में कुछ संदेह पैदा हुआ। उसने राघव से कहा, राघव, हमारे राज्य की सीमा पर गड़ा हुआ ये तंबू देखकर मुझे कुछ हैरानी हो रही है। चलो हम तेजीमाला को यहाँ पर सुरक्षित छोड़कर आगे बढ़कर देखते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। ठीक है राजकुमार। और फिर वे दोनों तेजीमाला को वहीं पर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़कर उस तंबू की ओर चल पड़े। वे दोनों जब तंबू के बिल्कुल नजदीक पहुंचे तो उन्हें तंबू के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वे दोनों कान लगाकर आवाजों को बड़ी ही ध्यान से सुनने लगे। तंबू के अंदर किसी दूसरे राज्य के सैनिक थे। एक सैनिक ने दूसरे से कहा, देखो भाई, कल दोपहर होने तक हमारी विशाल सेना इस राज्य की सीमा तक पहुंच जाएगी और फिर शाम ढलते ढलते हम हेमकुंठ नगर पर आक्रमण कर देंगे। बेचारा इस राज्य का राजा हमारे महाराज की इस योजना से बिल्कुल अनजान है और अचानक हुए इस हमले को वह कभी झेल नहीं पाएगा। जीत अवश्य ही हमारी होगी। हमारे गुप्तचरों से हमें बिल्कुल सही सूचना मिली थी। असल बात यह थी कि ये शत्रु देश के सैनिक थे जो हेमकुंठ नगर की सीमा पर डेरा लगाकर बैठे थे। उनकी योजना कल शाम होने तक इस राज्य पर आक्रमण करने की थी। जब राजकुमार वीरभद्र और राघव ने ये बात सुनी तो वह बिल्कुल हैरान रह गए। दोनों ने मन ही मन में ये निश्चय किया कि वे इसी समय राजमहल वापस जाकर महाराज को इस बात की सूचना देंगे ताकि वह अचानक होने वाले इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार हो सके। वे दोनों जल्द से जल्द इस सारे षड्यंत्र की सूचना महाराज तक पहुंचाना चाहते थे। वे दोनों तेजी से वापस अपने राज्य की तरफ भागने लगे, लेकिन अचानक राजकुमार का पैर अंधेरे में एक पत्थर से टकरा गया और वह धम्म से जमीन पर आ गिरा। इस आवाज के कारण तंबू में बैठे हुए सैनिकों को ये आभास हो गया कि अवश्य ही बाहर किसी ने उनकी बातें सुन ली हैं। वे लोग बिजली की गति से बाहर निकले और आवाज की दिशा में दौड़ने लगे। तभी एक सैनिक ने इस दिशा में एक तीर चलाया जो सनसनाता हुआ राजकुमार के पास से निकल गया। राघव ने जब ये देखा कि राजकुमार के प्राण संकट में हैं, तो बिना सोचे विचारे वो राजकुमार की रक्षा करने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। पलक झपकते ही एक और तीर आया। वो तीर सीधा राघव के सीने में जा घुसा। अगले ही पल राघव की मृत्यु हो चुकी थी। उसने राजकुमार के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। राजकुमार राघव का शव अपने साथ ले जाना चाहता था। अंधेरा इतना अधिक था और वह स्वयं भी चोटिल हो चुका था। ना चाहते हुए भी राघव के मृत शरीर को वहीं पर छोड़कर उसे वापस अपने राज्य की तरफ भागना पड़ा। उसने तेजीमाला को अपने साथ लिया और महल की तरफ दौड़ लगा दी। अंधेरा होने के कारण उनका पीछा कर रहे सैनिक अब वापस अपने खेमे में लौट गए। भागता दौड़ता राजकुमार तेजीमाला को साथ लेकर जब राजमहल में पहुंचा तो सीधा महाराज के पास गया। उन्हें देखते ही महाराज क्रोध से आग बबूला हो गए, लेकिन बिना देरी किए राजकुमार ने महाराज को उनके राज्य पर होने वाले हमले से जुड़े हुए षड्यंत्र की पूरी जानकारी दी। कहा, महाराज, मेरी बात का विश्वास कीजिए, तुरंत अपनी सेना को होने वाले आक्रमण के लिए तैयार कीजिए। यदि मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ तो यह सिर्फ तेजीमाला के भाई राघव की वजह से हो पाया है। उसने मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब तेजीमाला को अपने भाई की मृत्यु के बारे में पता चला तो वो बहुत ही दुखी हुई। सारी घटना की जानकारी होने के बाद महाराज ने कहा, ठीक है राजकुमार, अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो हम इसी समय अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश देते हैं। रातों रात महाराज ने आक्रमण की तैयारी कर ली। सुबह होते ही हेमकुंठ नगर की सेना अपने राज्य की सीमा पर जा पहुंची, जहां पर सचमुच शत्रु देश की सेना का जमावड़ा था। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन आखिरकार हेमकुंठ नगर की सेना ने शत्रु देश की सेना को हराकर भगा दिया और अपने राज्य की रक्षा की। शत्रु देश की सेना पर विजय पाने के बाद जब महाराज अपने महल में वापस लौटे तो उन्होंने राजकुमार का धन्यवाद किया और कहा, सच राजकुमार, तुम्हारी बात बिल्कुल सच थी। हमें इस बात का दुख है कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया और जिस वीरता के साथ राघव ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है, मैं उसका हमेशा आभारी रहूंगा। आज ही सेना की एक टुकड़ी को राज्य की सीमा से लगे हुए वन में भेजता हूँ ताकि राघव के शव को वहां से लाया जा सके और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाए। और फिर ऐसा ही किया गया। राघव का अंतिम संस्कार करने के बाद महाराज ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, हमने बहुत सोच समझकर एक फैसला किया है। हम अभी तक बहुत ही गलती पर थे जो हमने राघव को एक साधारण आदमी समझा और उसकी बहन के साथ तुम्हारा विवाह को अस्वीकार किया, परंतु मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारा और तेजीमाला का विवाह मैं जल्द से जल्द करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तेजीमाला हमारे महल की बहू बन जाए। और फिर कुछ समय के बाद राजकुमार वीरभद्र और तेजीमाला का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ कर दिया गया। मित्रों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।